तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 10वीं के गणित में हम प्रश्नावली 4 से आज अध्ययन करेंगे, जिसमें भाग 2 इसी का है, प्रश्न 2। यानी पहले में हम केवल विविक्त कर ज्ञात कर रहे थे। विविक्त कर का सूत्र आपका है D = B² - 4AC। और इसमें D का मान यदि धन आएगा, ऋण आएगा या 0 आएगा, उस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति उसके आधार पर बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसको आपको रटना पड़ेगा। यदि D का मान 0 से बड़ा हो तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। यदि प्लस में उत्तर आए, जैसे कि 1, 2, 3 धन में, यदि D का मान 0 से छोटा हो तब मूल काल्पनिक और असमान होते हैं। यानी ऋण में उत्तर आए, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 4, ऋण 3/2, तब आप लिखोगे उसको। आपको D तो निकालना ही होगा, विविक्त कर आपको निकालना ही होगा। यदि D बराबर 0 होता है तब मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो चलिए, हम इस तीनों को तो आप रट लेंगे, तभी आपका परीक्षा में बन पाएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। अब आ जाते हैं हम कि दिए गए समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। में पहला क्वेश्चन है आपका x² - 4x + 4 = 0। तो बच्चों आप इसका क्या करोगे? इस समीकरण को मानक वर्ग समीकरण से तुलना करोगे। अब मानक वर्ग समीकरण क्या है? तो मानक वर्ग समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ये आपका मानक वर्ग समीकरण है। यानी आप लिखोगे हल, दिए गए समीकरण का मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ पर आपको तुलना करना है, यानी a की जगह पर किसका मान आपको निकालना है? a, b और c जो दिया गया समीकरण में है, उसमें a की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है और c की जगह पर क्या है। तो ये तो आसान है, आपको इसके सामने में कुछ नहीं है, तो आप गुणांक 1 कर लेना हमेशा। तो a = 1। चलिए, इसको मैं तुलना करके रखा हूँ यहाँ से, और ये यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ऊपर में आप x² + bx + c लिख देना। ये मानक वर्ग समीकरण है। अब a बराबर x² है यहाँ पर, तो ये देखिए a बराबर हो गया। तो a बराबर क्या है? 1 है। b की जगह पर क्या है? चिन्ह के साथ लेना है आपको, -4। c बराबर +4। ये जिनको तुलना करने में परेशानी होता है, देख के नहीं बता सकते, वो उसके ऊपर में जस्ट कहीं बाहर रफ कार्य में इसको कर लीजिए। और a बराबर 1, b बराबर -4 चिन्ह के साथ आपको लेना है। b का मान -4 है यहाँ पर, c का मान 4 है। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर मान रखेंगे सूत्र में। विविक्त कर का सूत्र है b² - 4ac। 4 आपका सूत्र में है, ये जैसे कि तैसे रखना है। b का मान बच्चों यहाँ पर क्या है? -4। तो -4 का स्क्वायर हो गया, ये इसका वर्ग है। b की जगह पर उस मान को रख दिए। -4 का सूत्र में है 4। a का मान है, देखिए 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दिए। गुणा में है ये दोनों अंक, जो यहाँ पर a और c हैं गुणा में है। और c का मान देखिए +4 है। अब इसमें ये चाहे ऋण में रहे चाहे धन में रहे, किसी भी ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग क्या होता है? धनात्मक ही आता है। तो आप आंख मूंद करके इस भाग का उत्तर को धन में ही लिख देना, चाहे धन में रहे चाहे ऋण में, क्योंकि ऋण गुणित ऋण बराबर धन में उत्तर आता है। तो ये 4 चौक 16 वर्ग, यानी 2 बार गुणा करोगे इस अंक का। 4 × 4 यानी 4 चौक 16, और इधर का गुणा करोगे आप 4 × 4 = 16। एक का एक कम में कोई अर्थ नहीं यहाँ पर आएगा, 4 एकम 4 ही होगा। तो ये हो गया 16 ऋण 16 = 0।
अब बच्चों यहाँ पर जो आप सूत्र को रटे हो कि यदि d बराबर 0 आ गया तब इस लाइन को आपको लिख देना है, तब मूल क्या होंगे, इस समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यहाँ पर हमने भी वही किया है, d बराबर हमने देखा 0 आ गया तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। ये यहाँ पर आपको लिख देना है। अब बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। अब बच्चों यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख चुका हूँ और इसका हल, चूँकि मैं इस वीडियो को कल ही बना रहा था लेकिन मेरा जो है माइक वो गलत हो गया, इसलिए मैं पुनः इसको आपको केवल समझा दे रहा हूँ। यह है आपका 3x² माइनस 2 करनी 6x प्लस 2 बराबर 0। और बच्चों करनी को देख करके ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि क्या होगा इसका। तो बच्चों इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वैसे ही हल होगा जिस तरह से बिना करनी वाला हल होता था। तो दिए गए समीकरण का हल लिख दिए उत्तर के भाग में, दिए गए समीकरण का मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब बच्चों इसका भी तुलना आपको, तो बच्चों यहाँ पर मैं दोनों समीकरण को लिख दिया हूँ। ये आपका ऊपर में लाल में है मानक वर्ग समीकरण, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको a b c का मान ज्ञात करना है ताकि आप विविक्त करके सूत्र में मान रख सको। तो बच्चों इसको इस तरह से, जो कमज़ोर हैं आप इनको चुन लेना इस तरह से। a बराबर 3 प्लस का x का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी x² है, ये आप समझ आ गया। a बराबर जो 3 है, b बराबर देखिए ये पूरा कर्णिक आ जाएगा और ये चिन्ह के साथ आएगा माइनस 2 कर्णी 6। c बराबर बच्चों यहाँ पर देखिए 2, यानी हमको यहाँ पर मिल गया a बराबर 3, b बराबर -2 कर्णी 6 और c बराबर धन का 2। अब इसको हम विविक्त करके सूत्र में रखेंगे। चलिए तो बच्चों अब हम यहाँ पर मान रखेंगे a = 3, b = -2 √6, c = 2, यानी a बराबर 3, b बराबर -2 कर्णी 6 और c बराबर 2। d का मान ये विविक्त कर है इसलिए d को d ही रहने दीजिए। इसका आप उत्तर प्राप्त करेंगे, यानी धन में आता है उत्तर या ऋण में आता है या 0 आता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। b का मान है -2 कर्णी 6 का स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर होगा। इस मान को b का मान जो आया है उसको उसके जगह पर रख देना है। 4 का 4 रहेगा 4, a का मान 3 है 3 लिख दीजिए, c का मान 2 है 2 रख दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ग है इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है। अब किसी भी कर्णी का वर्ग कर देते हैं तो उसका ये अंक जो है फ्री हो जाता है, यानी उतना ही आ जाता है। और इसका हो जा, अब तो यहाँ पर ये पहले तो ऋण चिन्ह पर आपको डाउट नहीं करना है, ये प्लस ही हो जाएगा क्योंकि ऋण 2 का वर्ग करूँगा और ये कर्णी 6 का वर्ग करूँगा। चलिए आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, जो जान रहे होंगे वो इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि जो न जान रहे हैं उनको भी समझाना है, इसलिए मैं डिटेल से कर रहा हूँ। तो ये गुणा कर दिए, 4 × 12 दूने 24। चलिए इसको 24 ही कर देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग है यानी 2 दूने 4 होगा और इसके साथ ये इसका कर्णी बाहर चला जाएगा और ये गुणित 6 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कर्णी गायब हो गया वर्ग किए तो, और इसलिए क्यों होता है इसको मैं बता दूंगा। और इसलिए ये 9वीं का कोर्स है, 6 चौक 24 ऋण 24, यानी आपका ये डी है डी है डी है
तो d इक्वल टू आपका आ गया 0। अब वहाँ से आप सूत्र जो जानते हो, यदि d बराबर 0 होता है तो आप क्या लिखोगे, ये जो है, ये देखिए यहाँ से आप इसको तो रटे हो तीनों को, तब मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। अब चलिए आपको जो मैं बताने वाला था, करनी का हम वर्ग कर देते हैं तो करनी क्यों चला जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं उसी उदाहरण को। ये पहले तो आपको समझा दूं कि एक करनी संख्या 2 करनी 6 आपके पास है। ये 2 करनी 6, ये 2 करनी 6 है। ये क्या चीज़ है, इसको समझ लें। यानी इस करनी से बाहर आने के लिए कोई भी संख्या हो तो उसको एक जोड़े के बदले में एक बाहर आता है, यानी ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा। चलिए दूसरे स्टेप में करते हैं। यानी ये करनी 6 के साथ में, ये इसी का अंक है, 6 के साथ ये अंदर जाएगा तो 2 गुणित 2, यानी ये करनी 2 करनी 6 जो लिखाया हुआ है वो है आपका 2 करनी 6 जो लिखाया है, 6 दूने 12 दूने 24 है। ये क्या है, करनी 24 है। अब करनी 24 को हम गुणनखंड में तोड़ दिए। अब ये दो ठो जो 2 है वो बाहर आ सकता है, इनके बदले में ये बाहर आ सकता है। आप जो है वर्गमूल निकाले होगे तो आप जानते होगे कि ये दोनों 2 के बदले में 1 2 बाहर आ जाता है, इसलिए 2 करनी 6 है यहाँ पर। तो ये तो आपको समझ आ गया कि करनी के बाहर जो अंक है। अब हम इसमें देखते हैं कि करनी 24 का, इसका हम यदि वर्ग कर दें या करनी 6 का हम वर्ग कर दें तो ये पूर्ण अंक में क्यों बदल जाता है ये। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, करनी का मतलब होता है यदि करनी 6 है तो इसका मतलब है 6 का घात 1/2। ये करनी, यदि आप चिन्ह जो लगा हुआ है घात 2 को यहाँ पर नहीं लिखते। आप देख सकते हैं कि घनमूल यदि होगा तो यहाँ पर घात लिखना पड़ता है, आपको 3 लिखना पड़ता है, 4 लिखना पड़ता है। तो बच्चों अभी करनी का देख रहे हैं तो करनी का मतलब है घात 1/2, और इसलिए ये घात 1/2 हुआ का वर्ग कर देंगे। चलिए ये करनी 6 को हम क्या लिखे, घात 1/2, और इसलिए इसका वर्ग कर दिए। ये देखिए, तो बच्चों ये 1 से गुणा होगा, अंश से गुणा होता है, और ये हो जाता है तब हमारा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 6 का घात 2/2, और ये 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 6। इसलिए किसी भी करनी संख्या का वर्ग कर दें तो उसका करनी खत्म हो जाता है और पूर्ण अंक हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको सिंपल से आप बढ़िया से हल कीजिए, और वो जो 3 सूत्र बोला हूँ उसको रट लीजिए। तो थैंक्स, आगे के लिए फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे।